चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रिट से अपनी काम शुरू करते हैं। जो भारत के संविधान में जो रिट का जिक्र हुआ है, हम रिट को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे भारत के संविधान में रिट का समावेश हुआ है। तो भारत के संविधान में अगर हम देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो अधिकार संविधान में दिया गया है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहते हैं। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अधिकार है, किस तरह का अधिकार है, यह एक समझने की आवश्यकता है। यह हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निकाल दें, इमेजिन ए सिचुएशन कि हमारे पास ये संवैधानिक उपचार के अधिकार नहीं है, तो हम फिर संविधान को किस तरह से रक्षा कर सकते हैं? क्या अगर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हटा दिया जाए तो संविधान के रहने का कोई मतलब रह जाएगा? एक बड़ा ये इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर हम लोग इस सवाल को समझने की कोशिश करें कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये क्या है। 5 तरह के संवैधानिक अधिकार होते हैं। आप लोग बोर्ड पर लिखा हुआ है। कौन कौन से हैं? पहला है आपका मैंडेमस, दूसरा है आपका हैबियस कॉर्पस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्सरी, पांचवा क्वो वारंटो। अगर हम इसको हिंदी में देखना चाहें कि पांचों अधिकार हिंदी में किस तरह के हैं। होप द साउंड इज फाइन, द वॉइस इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हम इसको हिंदी में देखें, मैंडेमस, मैंडेमस को हिंदी में क्या क्या कहते हैं? अगर हम इसको देखें तो ये 5 जो अधिकार हमारे पास हैं: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। यह 5 संविधान में यह हमको यह प्रोविजन दिए गए हैं। इसका पर्पस क्या? इसको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचार। डॉक्टर साहब अंबेडकर ने संविधान में सभा में कहा था कि अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण है तो हमारे पूरे संविधान की यह आत्मा है। सबसे महत्वपूर्ण यह है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको हटा दें, अगर हम यह संविधान से हटा दें, इफ यू रिमूव दिस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंपैक्ट क्या होगा? जो व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है, उसको प्राप्त करने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। अगर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट प्राप्त करना है तो व्यक्ति को इन संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्रदान करना ही होगा। तो संविधान का अनुच्छेद 32 अगर हटा दिया जाए तो संविधान के मूल अधिकारों का कोई महत्व नहीं होगा। इसको आप क्वेश्चन फॉर्म देख सकते हैं। अगर संविधान का, अब इसको मेंस के सवाल देखिए, संविधान का अनुच्छेद 32 अगर संविधान से हटा दिया जाए तब मूल अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अब इसको आप मेंस के सवाल की तरह देखें। इस स्टेटमेंट को आप मेंस के सवाल की तरह देखें। जस्ट यू ट्राई टू सी दिस स्टेटमेंट एज पर द क्वेश्चन ऑफ मेंस, कि अगर संविधान का अनुच्छेद 32 हटा दिया जाए, अगर संविधान का अनुच्छेद 32 अगर हटा दिया जाए
तो मूल अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अगर यह सवाल आपके सिविल सर्विसेज के मेंस में आता है तो इस सवाल को आप कैसे हैंडल करेंगे? वन ऑफ द रीजन टू अंडरस्टैंड, अगर यह सवाल आपके सिविल सर्विसेज के मेंस में आता है तो आप इसको हैंडल कैसे करेंगे? यह आप जब भी कोई तैयारी करें, अगर मेंस का और प्रीलिम्स का सिलेबस जहां एक है, ज्यादातर सिलेबस एक है, तो आप यह देखने की कोशिश करें कैसे हम मेंस और प्रीलिम्स को एक साथ तैयार कर सकते हैं। तो इस सवाल को ध्यान में रखिएगा, आगे आने वाले समय में यह सवाल आपका हल हो जाएगा। कभी आपने यह सोचा है कि अगर संविधान का अनुच्छेद 32 न होता तो संविधान की क्या हालत क्या होती? तो अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 पर प्रकाश जब डालते हुए संविधान सभा में कहा कि कोई अगर मुझसे यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा भाग है, यह अंबेडकर का स्टेटमेंट है, यह भी आपके फ्री का काम का है, का वह कौन सा भाग है जिसके बगैर संविधान शून्य प्राय हो जाएगा। संविधान का वह कौन सा भाग है कि जिसके बगैर संविधान शून्य प्राय हो जाएगा? ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान सभा में। तो उन्होंने कहा मैं इसी संविधान के बारे में बात करूंगा, इसी अनुच्छेद के बारे में बात करूंगा। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। यह क्या है? संविधान की आत्मा और हृदय। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। तो अगर इसको आप लागू नहीं कर पाते हो, अगर यह आपने व्यक्ति को, यह अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ, तो व्यक्ति को दिए गए अधिकारों का कोई मतलब नहीं होगा। और इसके जैसे यह अनुच्छेद 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ऐसे अनुच्छेद 226 है हाई कोर्ट के लिए। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? इट्स क्लियर नॉट क्लियर? जिसको क्लियर ना हो तुरंत बताना, पूरी कोशिश करेंगे फिर से क्लियर करने की। हालांकि कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यह जो अनुच्छेद 32 जो आर्टिकल 32 है, इसके अंदर होता क्या है? जो आदमी होता है, what is going to happen in article 32? what will happen? जो petitioner है, the yachi petitioner, if we see article 32, article 32 में होता क्या है? the petitioner approach to the court, petitioner approach to the court for what? Petitioner approach to the court for what? किस काम के लिए? For his right. Which right? Right enumerated in part 3 of the Constitution. Got it? Again I am repeating. किसी व्यक्ति को कोई समस्या, anyone has any grievance, the petitioner approach to the court. For what petitioner will approach the court? For his right. Which right? Right enumerated in part 3 of the Constitution. What does it mean? Beyond part 3, Supreme Court has no jurisdiction. Under Article 32, जो संविधान के भाग 3 में
जिन अधिकारों का जिक्र है उन अधिकारों के अलावा किसी और मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन और मूल अधिकारों के अलावा किसी और मामले पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी याचिका प्रस्तुत नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट एक्सेप्ट फॉर द राइट इन्यूमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स क्लियर। ये सारे प्री के सवाल में ढूंढ बना रहा हूं इसमें। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि अनुच्छेद 32 के अधीन याची अपने अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है उसके जो अधीन मामला है उसके लिए याची जो है वह अप्रोच कर सकता है, उसके अलावा करने का कोई और कारण नहीं हो सकता। तो एक्सेप्ट फॉर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो अदर इशू यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट। तो जो संविधान ने जो बात कही है उस बात के तहत जो जिसका कहते हैं याची अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए मांग कर सकता है और संवैधानिक प्रावधान के आधार पर किसी ऐसे मूल अधिकार को कार्यान्वित करने की मांग नहीं कर सकता जो उसको प्राप्त न हो। मतलब क्या है, पिटिशनर या याची वही अधिकार मांग सकता है जो उसे प्राप्त है। ओनली ही कैन आस्क फॉर द राइट विच यू हैव फॉर बॉट दिस रूल देयर इज वन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज द हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस के मामले में वह व्यक्ति भी न्यायालय की शरण ले सकता है जो स्वयं बंदी नहीं है। तो कोई संबंधित व्यक्ति, कोई एसोसिएटेड जो व्यक्ति है वह इसकी मांग कर सकता है। इट इज द वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्टिकल 32 of the Constitution. Let's understand a bit more about these Article 32. ये आर्टिकल 32 आया कहां है? जो एंग्लो अमेरिकन सिस्टम है। इफ वी सी द जेनेसिस ऑफ द आर्टिकल 32, एंग्लो अमेरिकन सिस्टम, आंग्ल अमेरिकन से कहते हैं एंग्लो अमेरिकन संस्थान। जो एंग्लो अमेरिकन सिस्टम है उस एंग्लो अमेरिकन सिस्टम के द्वारा यह आर्टिकल 32 हमारे सम्मुख आता है। तो जो एंग्लो अमेरिकन सिस्टम है, अंडर द एंग्लो अमेरिकन सिस्टम सच मीन्स हैज बीन फाउंड इन द रिट्स और जुडिशियल प्रोसेस। उसमें यह पांचों जो हमने जो पांचों लिखा है यह एंग्लो अमेरिकन सिस्टम में हमको प्राप्त होता है। जो हमने स्टार्टिंग में हमने पांचों का जिक्र किया है, these we see in the Anglo American system. ये एंग्लो अमेरिकन सिस्टम से हम इसको पाते हैं। अब देखिए जो फंडामेंटल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा इसको हम और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि जो फंडामेंटल राइट जो गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके खिलाफ करता है? अगला सवाल, नॉट ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव but also against legislature. अगला सवाल आपके प्रीलिम्स का, योर वन मोर क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स, कि जो फंडामेंटल राइट है वह किसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? क्या सिर्फ एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के खिलाफ करता है या विधायिका के भी खिलाफ करता है? अगर मान लो आंसर है एग्जीक्यूटिव, आंसर बी लेजिस्लेचर, आंसर सी ओनली, आंसर सी ए एंड बी, आंसर डी नन ऑफ द एबव।
ऐसे सवाल आता है ना। आप लोग क्वेश्चन पेपर बराबर देखा करिए। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बताइए? आंसर क्या होगा? उत्तर भी लिखा है, क्वेश्चन भी लिखा है। व्हाट इज द क्वेश्चन? कि जो आपका आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, द राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज elaborated in Article 32 of the Constitution, it is available against executive legislature, against executive and legislature and not against anyone. तो डी तो अपने आप कट जाएगा, तो कोई खास इशू नहीं, आपको सिर्फ इसी में दिक्कत आएगी। तो किसके खिलाफ होगा ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के खिलाफ यह अधिकार आपको प्राप्त है। एक सवाल प्रीलिम्स का हो गया, यह सवाल प्रीलिम्स में आ चुका कभी। तो हम क्या समझे कि हमारे पास जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, द राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच वी हैव is available not only against the action of the executive but against the action of legislature also. Therefore, any act of the executive or legislature, therefore any act of executive and legislature, any act of executive or legislature, any act of executive of legislature which takes away the right enumerated in part 3, you may approach under Article 32. क्लियर? समझ आ गया? आप लोग लिखते रहिए, हमको थोड़ा संतोष रहता है। पढ़िए, मैं हट जाता हूं सामने से। कि एनी एक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कार्यपालिका या विधायिका का कोई ऐसा कार्य जो हमारे संविधान के वर्णित फंडामेंटल राइट को ले जाता है, उसके लिए आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर कर देगी। ये हम कहां से ले रहे हैं? आप खोलिए अपने एक्ट में आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्सेप्ट में कहां से लेके आ रहा हूं? आर्टिकल 32, आर्टिकल, ये दोनों साथ पढ़ेंगे। खोलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13, ओपन आर्टिकल 13। इस बात की गारंटी जो मैं ये लिख रहा हूं, ये बात, इस बात की गारंटी कहां से आ रही है? ये आर्टिकल 13 से आ रही है। ये जो मैंने लिखा है, ये कहां से आया है? आर्टिकल 13 से आया है। आप खोलिए आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप साथ में बैरक पढ़ते जाइए, आराम हो जाएगा। खोलिए आर्टिकल 13, ओपन इट। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ा रहे थे, हमने आर्टिकल 13 को आपको पूरा पढ़ाया था। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? जस्ट रीड आर्टिकल 13। लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। मिल गया? पढ़िए उसको। लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, पढ़िए इसको। पढ़ा आपने? पढ़िए इसको। लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। मिला नहीं मिला? यस। क्या लिखा है उसमें? एनीवन राइट ऑन द चैट। लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। पढ़िए। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, लॉ इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ऐसा कोई कानून आप नहीं बना सकते हैं। अगर आप आर्टिकल 13 पढ़ें तो एक साफ साफ बात कह रहा है कि ऐसा कोई कानून आप नहीं बना सकते हैं जो फंडामेंटल राइट को किसी भी तरह से वायलेट करता हो। मिल गया? किसको नहीं मिला?
आप लिखिए चैट पे, मिल गया, लिखिए, लिखिए चैट पे, मिल गया, पढ़ लिया, राइट इट। अब हम आगे चलते हैं, एक कदम और आगे चलते हैं। कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। हमारा जो आर्टिकल 13 है, जो हमको यह बात कहता है कि ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकता जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है। तो जो पावर है इशू करने की रिट, ये किसके लिए है? ये इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट है। ये किसको दी गई है? यह दिया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226। इन दोनों आर्टिकल्स के तहत, इन दोनों आर्टिकल्स के तहत, इन दोनों आर्टिकल्स के तहत ये फंडामेंटल राइट को सेव करने का, सुरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जो यह राइट गारंटी किया गया है, क्या यह सस्पेंड हो सकता है? कैन दीज राइट्स मे बी सस्पेंडेड? अगला सवाल प्रीलिम्स का, अगला सवाल प्रीलिम्स का, कि जो आर्टिकल 32 में, कि जो आर्टिकल 32 में आपको राइट दिया गया है, यह राइट सस्पेंड किया जा सकता है? कांट बी सस्पेंडेड, बी कैन बी सस्पेंडेड बाई प्रेसिडेंट, सी कैन बी सस्पेंडेड बाई पार्लियामेंट, डी कैन बी सस्पेंडेड बाई प्रेसिडेंट but need to be consented by parliament. चलिए, अब सवाल क्या है? सवाल क्या है कि जो आर्टिकल 32 में, सवाल क्या है? सवाल पढ़िए। सवाल क्या है कि जो आर्टिकल 32 में अधिकार मिला है कि आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्या यह अधिकार सस्पेंड किया जाता है? ए कांट बी सस्पेंडेड, बी कैन बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट, सी कैन बी सस्पेंडेड बाय पार्लियामेंट, डी कैन बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट बट नीड टू बी कंसेंटेड बाय पार्लियामेंट। ए बी सी डी। चलिए जल्दी बोलिए, जितनी फास्ट आप लिखेंगे उतना ही हमको आराम होगा चीजों को आगे पढ़ाने में। ये 4 ऑप्शन है। सवाल क्या है? आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं जानबूझ के चीजों को रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में जाके स्थापित हो जाए। सवाल क्या है कि जो अनुच्छेद 32 में, जो अनुच्छेद 32 में अधिकार दिया गया है कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने की प्रक्रिया क्या है? किसी ने लिखा आर्टिकल 359। यस, यू ओपन आर्टिकल 359, यू ओपन आर्टिकल 359, ओपन फॉर ए मोमेंट, ओपन योर एक्ट आर्टिकल 55। यस, आंसर इज डी। लेकिन आंसर डी कहां से आ रहा है? आंसर इज डी कमिंग फ्रॉम द आर्टिकल 359। ओपन आर्टिकल 359। आप 359 को ओपन करिए, आपको पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप अभी पढ़ लोगे, जिंदगी में सवाल आपसे गलत नहीं होगा। और बहुत अच्छा सवाल है सिविल सर्विसेज के लिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आर्टिकल 359 क्या बोलता है? हम लोग जो एमरजेंसी पढ़ाएं तो फिर समझेंगे। मेरे ख्याल सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने। अब आर्टिकल 359 क्या बोलता है? आर्टिकल 359 के आप कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करिए।
अंडरलाइन करिए राइट टू मूव एनी कोर्ट। अगला अंडरलाइन करिए एक्सेप्ट 2021। अगला अंडरलाइन करिए रिमेन सस्पेंडेड। कर लिया? और फिर आइए उसके प्रोविजो में, प्रोविजो की लाइन नंबर 4 को अंडरलाइन करिए। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी नॉट इन ऑपरेशन। मिल गया? और फिर आप आइए सब सेक्शन 3 में, लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हो गया? यस कौस्तुभ, वी आर राइट। अब हम क्या दे, जरा डिटेल में समझने की कोशिश करिए अगर आपको सवाल सही करना है तो। अगर आप डिटेल में नहीं समझेंगे सवाल सही नहीं होगा। अब ये क्या है, सवाल क्या है कि क्या फंडामेंटल राइट जो प्रदान किया गया है संविधान में, जिसके संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है, क्या वह सस्पेंड किया जा सकता है? यह सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 350I बोलता है। सस्पेंड कौन करेगा? सस्पेंड करेगा प्रेसिडेंट। जब इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन होगी, प्रेसिडेंट जो डिक्लेयर कर सकता है, क्या कर सकता है कि राइट टू मूव इन द कोर्ट, राइट टू मूव टू द कोर्ट, यह आपका अधिकार नहीं रह गया है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? 20 और 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो। गॉट इट? ये कब तक रहेगा? ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दरमियान ही रहेगा ये। गॉट इट? और इसको, यह जो आदेश राष्ट्रपति का आएगा, यह ईच हाउस में रखा जाएगा। इसको दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की सहमति की आवश्यकता है। दोनों की सहमति प्राप्त हुए बगैर आप इसको नहीं कर सकते हो। गॉट इट? ठीक हुआ? तो जो राइट गारंटी किया गया है आर्टिकल 32 के तहत, वह सस्पेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, जिसका प्रोसीजर आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है। तो जो प्रोसीडिंग आर्टिकल 32 है, जो डिस्क्राइब की गई जो कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, किस पर्पस के लिए? फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इलेबोरेटेड इन द पार्ट 3, इसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो। अगर हम यह समझने की कोशिश करें कि हमारा प्रोटेक्टर, हम इससे क्या एक आ गया। अब एक सवाल प्रीलिम्स का और हो गया, हु इज द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। देखिए सवाल ऐसे ही बनते हैं, प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। कौन फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर और गारंटर है? आंसर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ये कि हमारे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर और गारंटर कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर एंड गारंटर है। द सुप्रीम कोर्ट इज प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट एंड इट कैन नॉट कंसिस्टेंटली विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेड अपॉन। वह रिफ्यूज नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता है। अगला इशू, कैन सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज? अगला सवाल, कैन सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू गिव द रिलीफ? क्या उच्चतम न्यायालय हमको उपचार देने से इनकार कर सकता है? देखिए इसको फिर समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट।
तो क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर एंड गारंटर है, जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या हमको रेमेडी देने से इनकार कर सकता है? कि हमको कोई समस्या है, मेरा फंडामेंटल राइट कहीं से वॉयलेट हो रहा है, तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि हम आपको इसमें रेमेडी नहीं देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आपके पास अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, आप उसको अवेल करिए, हम आर्टिकल 32 के अधीन आपको रेमेडी नहीं देंगे? ये 3-4 सवाल खड़े होते हैं। जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं उन्होंने ये जरूर पढ़ा होगा कि कई बार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके पास एक वैकल्पिक उपचार अवेलेबल है, आप उसको ले लीजिए। अभी आप सुप्रीम कोर्ट ना आइए, क्या पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों के उल्लंघन के समय सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आप अल्टरनेट रेमेडी को अवेल करिए, हम आपको उपचार नहीं देंगे? ये एक अगला सवाल आपके प्रीलिम्स को होगा। आंसर क्या होगा? नो। आंसर क्या होगा? नो। कि सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कह सकता कि हम आपको रेमेडी नहीं देंगे। तो जो रेमेडी है, यह सत्य है कि रिट में ऑर्डिनरी बी रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट petitioner has another adequate legal remedy open to him, but under article 32 it cannot be refused merely on the ground that where a fundamental right has been infringed. अगर फंडामेंटल राइट, अब इसको ठीक से आप सोचिए, फंडामेंटल राइट अगर इन्फ्रिंज्ड है, आप जब अपने पेपर में सवाल देखिए ध्यान से पढ़िएगा, फंडामेंटल राइट अगर इन्फ्रिंज्ड है, इफ फंडामेंटल राइट इज इन्फ्रिंज्ड, देन ही कैन नॉट से दैट वी विल नॉट इंटरटेन। गॉट इट? किसको समझ में नहीं आया? देखिए, आप लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिएगा। कई बार लोग लैंग्वेज घुमा देते हैं, कई बार लैंग्वेज घुमा देते हैं लोग। किसको क्लियर नहीं हुआ है? किसी को ऐसा बताएं जिसको क्लियर ना हुआ हो। इसको आप ध्यान रखिएगा, अगर सवाल आता है इसको ध्यान रखिएगा। अगर सवाल आता है आप इसको ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंज होने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट बाध्य है इंटरटेन करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। मीनिंग देयर बाय, अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत इंटरटेन करने को बाध्य नहीं है। तो आप सवाल में इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि वो सवाल जब बनाएंगे तो एक ऑप्शन में फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट की बात करेंगे, अगले में फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट को वो अवॉइड कर देंगे। इसलिए आप इस सवाल को हल करते समय इस बात को जरूर ध्यान रखें कि फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट का इशू है या नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट का इशू है तब सुप्रीम कोर्ट इससे रिफ्यूज नहीं कर सकता है। अगर हम सोल ऑब्जेक्ट आर्टिकल 32 का देखें, कोई भी सवाल प्रीलिम्स मेंस का आएगा इसमें आप पक्का कर ले जाओगे। हम सोल ऑब्जेक्ट देखते हैं आर्टिकल 32 का, सोल ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 का सोल ऑब्जेक्ट क्या है? इफ द क्वेश्चन कमिंग टू एग्जाम, व्हाट इज द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ओनली आंसर यू विल गिव enforcement of the fundamental right,
सवाल क्या बनाया? सोल ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल 32 ए, enforcement of the fundamental right guaranteed under the constitution, enforcement of the right guaranteed in the constitution, enforcement of legal right under the constitution, enforcement of constitutional right under constitution. Got it? क्लियर हुआ? सवाल क्या है? सोल ऑब्जेक्ट आर्टिकल 32 का क्या है? पहला, enforcement of the fundamental right guaranteed under constitution. B, enforcement of the right guaranteed in the constitution. C, enforcement of the legal right guaranteed under the constitution. D, enforcement of constitutional right guaranteed under the constitution. सवाल ऐसे ही आते हैं ना? If you see the civil services question paper, सवाल तो ऐसे ही आते हैं ना यार। ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करो, ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में इन्वॉल्व हो। आपको मैं ईमानदारी क्या बताता हूं, आपके एक क्लास को तैयार करने में मुझे 2 घंटे से कम नहीं लगते हैं। डिस्पाइट दैट सब पढ़ा हुआ है। उसका कारण क्या है कि क्लास को स्ट्रक्चर करना पड़ता है कि क्लास का जो सबसे नया बच्चा है, जो सबसे पहली बार पढ़ने आ रहा है, उसको भी चीज समझ में आ जाए। उसके कारण समय बहुत लगता है। इसीलिए क्वेश्चन, हमारे लेक्चर का एक स्टाइल है आंसर फॉलोड बाय द क्वेश्चन। मैं पहले आंसर बताने के बाद फिर सवाल की तरफ आता हूं। यस, आंसर इज ए। यस यस यस, यू राइट। तो हमने क्या समझा कि जो फंडामेंटल, जो सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 32 का है कि वो फंडामेंटल राइट जो गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके देने का है। जो अदर रेमेडीज हैं जो व्यक्ति के लिए, उसके लिए आर्टिकल 32 नहीं है। तो मतलब क्या हो गया? इसी सवाल को हम और आगे बढ़ते हैं, इसी को हम दूसरी तरह से देखते हैं। अब इसी सवाल को देखते हैं पार्ट 3 के अलावा अदर इश्यूज के लिए (32) नहीं है। पार्ट 3 के जो मुद्दे हैं उसके अलावा और इशू के लिए आर्टिकल 32 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पर फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है वहां पर आर्टिकल 32 एक्शन में नहीं आएगा। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 32 क्या करता है कि नो क्वेश्चन अदर देन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट, नो क्वेश्चन अदर देन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट विल बी डिटरमाइंड अंडर आर्टिकल 32। मेरे ख्याल से इनिशियल लेक्चर में काफी इशू हमने हैंडल किए। अब आर्टिकल 226 और आर्टिकल 332, यह हाई कोर्ट के लिए है, यह सुप्रीम कोर्ट के लिए है। यह कन्फाइन करता है, कन्फाइन टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है यह ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन है। इसमें अदर देन फंडामेंटल राइट भी एग्जामिन हो सकता है। इसमें नो इशू अदर देन फंडामेंटल राइट। ठीक हो गया? आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में क्या फर्क है, क्या समानता है? यह हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है या सुप्रीम कोर्ट का है? यह कन्फाइन करता है जुरिस्डिक्शन है। मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वह उत्तर प्रदेश के जुरिस्डिक्शन तक सीमित है, सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया है। इसमें यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए फंडामेंटल राइट के वायोलेशन की आवश्यकता नहीं है। यह फंडामेंटल राइट के अलावा और मुद्दों को भी हैंडल कर सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 32 है वह फंडामेंटल राइट के अलावा किसी और इशू को हैंडल नहीं कर सकता है, किसी और इशू को हल करने की गुंजाइश नहीं। तो अगर हम इस सवाल को सिर्फ जुरिस्डिक्शन से लें, अगर हम प्रीलिम्स का सवाल बनाएं जुरिस्डिक्शन को लेके, जुरिस्डिक्शन ऑफ
हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर आर्टिकल 226 एंड 32। अब इसी जुरिस्डिक्शन के इशू में आप इसको ABCD में आप डालिए। जस्ट सी, फ्रेम द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन फ्रेम करिए। तो जो डिफरेंस आएगा 32 का 226 का, वह इसका आंसर करेगा। जो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का है वह सिर्फ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट का है। आर्टिकल 20 जो 226 है वह किसी भी रिट को इशू कर सकता है, वह फंडामेंटल राइट तक कन्फाइंड नहीं है। तो वह किसी भी तरह की इंजरी और इलीगलिटी को देख सकता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया? आगे चले। अब हम यह एक इशू समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस मामले पर रिलीफ देने से रिफ्यूज कर सकता है, नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिलीफ रिफ्यूजल अंडर आर्टिकल 32, इस कैप्शन को समझते हैं। रोहित का सवाल आपका है, आर्टिकल 226 वाइडर देन आर्टिकल 32। यस यस, यू आर राइट। ये दीपक कुमार मिश्रा का सवाल है। ये सवाल ठीक है कि आर्टिकल 226 जो है आर्टिकल 32 से वाइडर है। यस, यू आर राइट। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो आर्टिकल 32 है और कहते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर सकता नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज। किसी को आइडिया है? अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर मैं आपको सबको एडवाइस करूंगा, आप लोग ऑनलाइन IAS क्लासेस वीरेंद्र ओझा का यूट्यूब सब्सक्राइब करें और उसका लेक्चर सुन के आएं। उससे फायदा क्या होगा, अपने को आसानी हो जाएगी आपके क्लास को चलाने के लिए, क्योंकि उसमें काफी कुछ पढ़ाया गया है और कोर्स कंप्लीट हुआ है। उससे अपने को फायदा क्या होगा कि लेक्चर का स्टैंडर्ड हम और ऊपर ले जा सकते हैं, हम और सवालों को हैंडल कर सकते हैं और आपको उत्तर देने में आसानी होगी और अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी। तो आप सारे के सारे लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका लेक्चर सुन के क्लास में आए। हमने प्लेलिस्ट आपकी लोड कर दी है, जो एक अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो परिवार का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हमने लोड किया हुआ है। तो अब हम सवाल क्या कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता है रेमेडी देने का अगर डिस्प्यूटेड, किस बात पर, कि डिस्प्यूटेड फैक्ट को इन्वेस्टिगेट किया गया है या एविडेंस ज्यादा लिया जाना चाहिए। ए, इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक एविडेंस इशू। ऐसे याद करें, याद हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता है इस इशू पे कि इन्वेस्टिगेशन या एविडेंस और ज्यादा होना चाहिए। तो अगर उसको हम सेंटेंस में फ्रेम करने की कोशिश करें, आप याद करो एविडेंस ऑब्लिक एविडेंस है, इसको हम सेंटेंस में फ्रेम करने की कोशिश करते हैं कि वह नहीं कह सकता कि जो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड और evidence has to be taken before relief may be given to the petitioner। तो यह नहीं कह सकता कि हम रिलीफ देने के पहले उसको ज्यादा इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा फैक्ट को मार्शल करना चाहिए। गॉट इट? सेकेंड, पिटिशनर के पास अदर कोर्ट की रेमेडी है। पिटिशनर के पास अदर कोर्ट रेमेडी है। यह सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता कि जो एग्रीड पर्सन है, जो व्यथित व्यक्ति है, जो याची है, जो पिटिशनर है, उसके पास और रेमेडी है अदर कोर्ट में और अंडर अदर लॉ और अंडर अदर लॉ। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, जो रिट एप्लीकेशन है
वह प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर रिट, इससे याद करो, याद हो जाएगा। प्रॉपर रिट, ठीक है। पहला क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन एविडेंस। दूसरा हो गया अदर कोर्ट अंडर और अदर लॉ रेमेडी। तीसरा प्रॉपर रिट। अगर इसको हम सेंटेंस में फ्रेम करना चाहें कि कैसे हम इसको एक सेंटेंस में फ्रेम करके केस को लिखें, तो यह कह सकते हैं कि जो रिट एप्लीकेशन है, द पिटिशनर हैज नॉट आस्क्ड फॉर द प्रॉपर रिट एप्लीकेशन फॉर हिज केस। याची ने अपने वाद के लिए उचित रिट फाइल नहीं की है, उचित याचिका प्रस्तुत नहीं की है। अगर मान लीजिए उचित याचिका नहीं है, अगर उचित याचिका नहीं है, अगर उचित याचिका नहीं है, मीनिंग दैट माई अगर प्रॉपर रिट नहीं है, इफ इट इज नॉट प्रॉपर रिट, अलाउ टू रेक्टिफाई हिम, अलाउ टू रेक्टिफाई इट। अगर प्रॉपर रिट नहीं है, उचित याचिका नहीं है, तो आप याची को आप अलाउ कर दो, ग्रांट कर दो कि वह उचित याचिका प्रस्तुत करे। चौथी बात, याद करिए इसको, सोशल एंड इकोनॉमिक इशू। जनरली जो पिटीशन फाइल होती है, वो फाइल कौन करता है? वो पिटिशनर करता है, इफेक्टेड व्यक्ति करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जहां पर सोशल और इकोनॉमिक इशू हैं, जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट इंवॉल्व है, एनी पर्सन कैन मूव टू द कोर्ट। इट इज कॉल्ड PIL। इट इज कॉल्ड PIL। तो जहां पर सोशल, जो सोसाइटी के संबंधित इशू हैं, उसके लिए वह PIL फाइल कर सकता है। अब आप इसी को ABCD का मैंने सवाल ही बना दिया आपका सुप्रीम। अब इसको हम सवाल पे कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू entertain a writ jurisdiction, a writ under Article 32. अब आंसर ओनली A, B, D, ABCD। देखिए बन गया सवाल ना आपका। इट इज परफेक्ट IAS क्वेश्चन। इट इज द परफेक्ट IAS क्वेश्चन। अगर आप इसको देखें, यह एक परफेक्ट सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? आंसर लिखा हुआ ही है, लिखिए आंसर। उससे क्या है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। राइट द आंसर। बताइए, कोई समस्या है? This remedy is immune to be overridden by legislature। अगला पॉइंट, इस रेमेडी को, जो ये संविधान का उपचार प्राप्त हुआ है, इसको आप लेजिस्लेचर के द्वारा वापस नहीं ले सकते हो, इसको आप हमसे छीन नहीं सकते हो। तो एक सवाल क्या हो गया, क्या यह जो रेमेडी आर्टिकल 32 के तहत मिली है, यह किसी तरह से संसद हमसे छीन सकता है? तो यह जो रेमेडी अवेलेबल है, यह इम्यून है टू बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर।
यह लेजिस्लेचर के किसी लॉ के द्वारा इम्यून है, लेकिन एनी लॉ विच रेंडर द इल्यूजनरी दिस पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वह वॉइड हो जाएगा। तो अगर कोई लॉ बनता है जो सुप्रीम कोर्ट के इस अधिकार को छीनता है, तो वह क्या होगा? वह अपने आप फिनिश हो जाएगा, वह काम नहीं करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं रिट्स को। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आप इसको हिंदी से देखें तो बंदी को मेरे सामने प्रत्यक्ष लाओ। इफ यू सी हैबियस कॉर्पस का जो हिंदी शब्द लिखा हुआ है, हिंदी शब्द ही अपने आप को एक्सप्लेन कर दे रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यह जो प्रलेख है वह किसी ऐसे व्यक्ति के रिहाई के लिए प्रस्तुत किया जाता है जिसे अवैधानिक ढंग से, अवैधानिक, इल्लीगल, रिट को हिंदी में बोलते हैं प्रलेख, हिंदी इंग्लिश दोनों कर देते हैं। तो यह प्रलेख ऐसे व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है जिसको अवैधानिक ढंग से बंदी बनाया गया है। तो ए रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज इन द नेचर ऑफ एन ऑर्डर कॉलिंग अपॉन द पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड, जिसको आपने डिटेन किया है, और उसको प्रोड्यूस करने का आदेश दिया जाता है कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। और कोर्ट वह जानना चाहती है द ग्राउंड ऑफ हिज कन्फाइनमेंट। कोर्ट वांटेड टू नो ग्राउंड ऑफ हिज कन्फाइनमेंट। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट करता हूं, पहले हिंदी करते फिर अंग्रेजी करते हैं। जो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रलेख है, यह किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी किया जाता है जिसे अवैधानिक ढंग से बंदी बनाया गया हो, और यह व्यक्ति जिसको बंदी बनाया जाता है या तो वह प्रार्थना करेगा या उसके बिहाफ पर कोई और करेगा, और न्यायालय उसको अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश पारित करता है। और न्यायालय यह जानना चाहता है कि किस आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अगर न्यायालय को लगता है कि व्यक्ति विधिपूर्ण ढंग से गिरफ्तार नहीं किया गया है या उसको गिरफ्तार करने के जो कारण है वह पर्याप्त नहीं है, तो न्यायालय उसकी गिरफ्तारी का आदेश देता है। यह जो प्रलेख जारी होता है, यह सरकारी अधिकारियों के साथ साथ निजी संगठन और साधारण व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। कम ऑन इंग्लिश। ए हैबियस कॉर्पस in the nature of an order calling upon the person who has detained another to produce the letter before the court. Why? In order to let the court know on the ground he has been confined and set him free if there is no legal justification. If there is no legal justification. From here we start the another argument. If there is no legal justification, court, it is a very important line. If there is no legal justification, तो जो आदमी गिरफ्तार किया है उसको लीगल जस्टिफिकेशन देना होगा। तो जो हैबियस कॉर्पस की पिटीशन है वह इनफ्रक्चुअस हो जाएगी अगर मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया गया हो।
जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है, अगर उस आदमी को मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जा चुका है, इफ द डेटेन्यू, जो आदमी गिरफ्तार हुआ है, इफ डेटेन्यू हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट, देन द हैबियस कॉर्पस पिटीशन विल बी फ्रक्चुअस। गॉट इट? क्लियर हुआ? यह कहां से लेता है? जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का है, लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी, उससे यह जुड़कर हमको यह कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अगला सवाल, अगर यह एकदम साफ हो गया हो, पानी की तरह, शीशे की तरह, तो हम अगली बात को समझने की कोशिश करते हैं। कब हैबियस कॉर्पस इशू नहीं होगा? जितने सवाल बन सकते हैं मैंने सब बनाए हैं। कब हैबियस कॉर्पस इशू नहीं होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी नहीं होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रलेख कब जारी नहीं होगा? when the writ of the habeas corpus can not be issued. Tell me, किसको समझ में आ रहा है? Sir, what is the nature of writ petition which is filled according to Article 32 of Indian Constitution? दिलीप कुमार मिश्रा, आपका सवाल समझ नहीं आया। You again try to explain the question. जो आप सवाल कर रहे हो वही पढ़ा रहा हूं मैं। What is the nature of the writ petition which is filled according to Article 32 Indian Constitution? I am not understand your question. कोई समझ रहा है? कोई सवाल, कोई आदमी का सवाल समझ रहा हो तो आप लिखो कि पूछना क्या चाह रहे हैं। ये कब हैबियस कॉर्पस इशू नहीं होगा? पहली बात, जुरिस्डिक्शन। पहली बात क्या है? जुरिस्डिक्शन। हैबियस कॉर्पस इशू कब नहीं होगा? When the person against whom the writ is issued is detained is not within the jurisdiction of the court. अगर व्यक्ति उस कोर्ट के jurisdiction में नहीं है। Got it? समझ आया? अगर जो व्यक्ति कोर्ट के jurisdiction में नहीं है। दूसरा लॉ क्रिमिनल चार्जेस। लॉ क्रिमिनल चार्जेस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का जिसको गिरफ्तार किया गया है, अगर उसकी आप गिरफ्तारी को समाप्त करना चाहते हो, उसके अरेस्ट को आप उसको रिलीज करना चाहते हो, तो ऐसा व्यक्ति हु हैज बीन इम्प्रिजन्ड बाई by a court of law on a criminal charge, court of law on a criminal charge। अगर कोई व्यक्ति एक कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा गिरफ्तार किया गया हो और क्रिमिनल चार्ज उस पर लगाया गया हो, तो उस व्यक्ति के खिलाफ हैबियस कॉर्पस नहीं चलेगा। ठीक है? कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पार्लियामेंट। कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पार्लियामेंट। कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पार्लियामेंट। अगर किसी व्यक्ति ने टू इंटरफियर विद ए प्रोसीडिंग फॉर कंटेम्प्ट बाई ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और बाई पार्लियामेंट, अगर कोई कंटेम्प्ट किया गया है, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जो सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट है, उस पर लागू नहीं होगा। चौथा, जेल कस्टडी कॉम्पिटेंट कोर्ट। जेल कस्टडी
कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति को जेल कस्टडी दी गई है, किसके द्वारा? बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, जिसमें एक ऑर्डर पास किया गया हो और प्राइमा फेसली ये दिखता है कि वह ऑर्डर इलीगल नहीं है, जेल कस्टडी मिली है, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट से मिली है और प्राइमा फेसाई लगता है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उस ऑर्डर में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। क्लियर हुआ? बी पॉइंट फिर से बताएं। बी पॉइंट कौन सा है? अच्छा, लॉ एंड क्रिमिनल चार्ज। देखो बी पॉइंट क्या बोलता है कि देखिए पहला पॉइंट क्या है, वह जुरिस्डिक्शन का है कि आप हैबियस कॉर्पस कब इशू नहीं होगा या कोर्ट इशू करने से इनकार कर देती है। तो पॉइंट नंबर ए बोलता है अगर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में मामला नहीं है। पॉइंट नंबर ये बोलता है कि जिसको जेल भेजा गया हो बाय कोर्ट ऑफ लॉ ऑन ए क्रिमिनल चार्ज, किसी व्यक्ति पर क्रिमिनल चार्ज लगा हो और वह व्यक्ति एक कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा जेल भेजा गया हो तो उस पर हैबियस कॉर्पस नहीं होगा। क्लियर हुआ? किसका था ये? पॉइंट नंबर बी। अगर किसी व्यक्ति को क्रिमिनल चार्ज में किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा भेजा गया हो जेल तो वह व्यक्ति पर हैबियस कॉर्पस रिट इशू नहीं होगी। तीसरा, अगर कोई कार्रवाई चल रही है जिसमें आदमी को जेल जिसको भेजा गया है उस पर कंटेम्प्ट का मामला है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या पार्लियामेंट को लेकर, उस कार्यवाही के तहत अगर वह जेल गया है तो उस पर हैबियस कॉर्पस नहीं चलेगा। चौथा, अगर कोई आदमी जेल कस्टडी में गया है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के आदेश के द्वारा, डी पढ़िए आप, और यह लगता है प्राइमा फेसाई कि विदाउट जुरिस्डिक्शन नहीं है वो आदेश और होली लीगल नहीं है तो हैबियस कॉर्पस इशू नहीं होगा। देखिए एक एक शब्द का आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक शब्द को चेंज करके सवाल गलत करा देंगे। किसको क्लियर नहीं हुआ? यह सवाल बहुत अच्छा सवाल है, यह मेंस का भी अच्छा सवाल है, प्री का भी है। पता है किसको क्लियर नहीं हुआ? अगर यह क्लियर हो गया है तो हैबियस कॉर्पस हो चुका है। विल मूव ऑन द मैंडेमस। किसी को ऐसा है, कुछ शिकायत है किसी को? देखिए एक बार जो पढ़ा देंगे हम वापस उसमें आना आसान नहीं होगा, इसलिए अगर आप लोग एक बार में सब समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, मैंडेमस। वकीलों की क्या है, बड़ी कमाई होती है इन चीजों से कि रिट का काम मिल गया, खूब पैसा मिलता है। तो आते हैं मैंडेमस पे। इसको हिंदी में बोलते हैं परमादेश। इसको हम एकदम आसान भाषा में पहले करते हैं, देसी खांटी भाषा में, तब हम उसको लीगल भाषा की तरफ बढ़ते हैं। अब जो ये मैंडेमस होता है जिसको हम परमादेश कहते हैं, ये रिट हो जिसको हम प्रलेख बोलते हैं, यह किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था जो उसका सार्वजनिक कार्य या दायित्व होता है उसको करने के लिए जारी किया जाता है। लेकिन यह जो जारी किया जाता है यह स्वविवेक कर्तव्य, डिस्क्रिशनरी पावर के लिए नहीं किया जा सकता है। तो पहली बात क्या है, किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने का बाध्यता है, किसी आदमी को कुछ कार्य करना चाहिए, किसी सरकारी व्यक्ति को कोई कार्य करना चाहिए, वह कार्य नहीं कर रहा है, उस कार्य को करने के लिए बाध्य करने के दृष्टिकोण से यह आदेश जारी किया जाता है। लेकिन जो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है उसके लिए नहीं है, यह डिस्क्रिशनरी पावर के लिए नहीं है। तो जो उस व्यक्ति की डिस्क्रिशनरी पावर है, जो उस व्यक्ति की एक डिस्क्रिशनरी पावर है, जो उसका स्वविवेक का अधिकार है, उस पर यह जारी नहीं होता है।
तो बड़ी आसान सी भाषा में परमादेश वह है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सरकारी व्यक्ति को वह जो करने का कार्य सौंपा गया है वह कार्य अगर नहीं करता है तो उस कार्य को करने के लिए परमादेश या मैंडेमस जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंडेमस इज ए कमांड, इट इज ए कमांड। If we see in the literal sense, let's come on the some judicial issues। सब हम लोग थोड़ा से एक वैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंडेमस क्या है? इट इज कमांड। व्हाट इज कमांड? अगर हम इसको शॉर्ट में देखें, इट कमांड द पर्सन टू whom इट इज एड्रेस। क्या करता है? इट्स कमांड टू ए पर्सन टू whom इट एड्रेस्ड। इट कमांड पर्सन टू whom इट एड्रेस। यह उस आदमी को जिसको एड्रेस करता है उसको कमांड करता है। क्या करता है? इट कमांड्स टू ए पर्सन टू whom इट एड्रेस टू परफॉर्म व्हाट एड्रेस? टू परफॉर्म। देखो, जो मैंने हिंदी में बताया था उसी को मैं थोड़ा से एक लीगल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं। एड्रेस टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करो? सम पब्लिक और क्वासी जुडिशियल, पब्लिक और क्वासी जुडिशियल सर्विस। अब जो यह पब्लिक और क्वासी जुडिशियल सर्विस है, यह उस व्यक्ति पर आरोपित होनी चाहिए किसी नियम कानून के तहत। तो यह एक जो सम पब्लिक और क्वासी जुडिशियल ड्यूटी है वह कौन सी है? विच ही रिफ्यूज टू परफॉर्म, विच ही रिफ्यूज टू परफॉर्म। जो सर्विस है, ड्यूटी है उसकी, विच ही रिफ्यूज टू परफॉर्म। अब देखिए, फिर से देखिए, अब आराम से देखिए, आराम से देखिए। टू परफॉर्म पब्लिक और क्वासी जुडिशियल सर्विस ड्यूटी विच ही रिफ्यूज टू परफॉर्म। यही बात खत्म नहीं होती है, यही बात खत्म नहीं होती है। परफॉर्म कौन सी? विच कैन नॉट बी इन्फोर्स बाई एनी अदर एडिक्वेट लीगल ड्यूटी, विच कैन not be forced by any other legal remedy। जो किसी और लीगल रेमेडी के द्वारा फोर्स नहीं की जा सकती है। आप चारों एक साथ पढ़ते आइए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। टू परफॉर्म, पहला शब्द क्या है? मैंडेमस। क्या है? मैंडेमस इज कमांड। व्हाट इज कमांड? इट कमांड्स द पर्सन टू whom इट इज एड्रेस्ड। व्हाट एड्रेस? टू परफॉर्म सम पब्लिक और क्वासी पब्लिक लीगल ड्यूटी। विच पब्लिक लीगल ड्यूटी? विच ही हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म एंड विच कैन नॉट बी फोर्स्ड बाई एनी अदर एडिक्वेट लीगल रेमेडी। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर क्या है? मैंडेमस विल नॉट इश्यू अनलेस द एप्लीकेंट हैज ए लीगल राइट टू परफॉर्म। अब इसको आगे करिए। इट कैन नॉट बी इशू, इट कैन नॉट बी इशूड अनलेस पर्सन कंसर्न हैज द ड्यूटी टू परफॉर्म। क्लियर हो गया? पढ़िए, एक साथ पढ़िए इसको। रीड ऑल टुगेदर, एक साथ पढ़िए आप इसको। आई मेक हिम साइलेंस फॉर द 2 मिनट, यू रीड टुगेदर। एक बार में क्लियर हो जाएगा।
दो इसमें तथ्य आ रहे हैं। तथ्य नंबर एक कि जो आदमी एप्लीकेशन कर रहा है, जो आदमी पिटीशन दे रहा है, उसके पास लीगल राइट हो टू परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी ऑफ ए पब्लिक नेचर, और जिस पार्टी के अगेंस्ट वह मैंडेमस मांग रहा है, राइट की बात कर रहा है, इज बाउंड टू परफॉर्म दैट ड्यूटी। तो दो लोग हो गए, एप्लीकेंट और दूसरा क्या हो गया, अगेंस्ट ए पर्सन। अब जब दो आदमी कोई चीज कर रहे हैं, तो दो आदमी जब दो कर रहे हैं, तो जो एप्लीकेंट है, जो पहला आदमी है, उसके पास क्या होना चाहिए? जो एप्लीकेंट है उसके पास लीगल राइट हो टू द परफॉर्मेंस ऑफ ए लीगल ड्यूटी ऑफ ए पब्लिक नेचर, और जिसके खिलाफ वो मांग रहा है, बाउंड टू परफॉर्म दैट ड्यूटी। क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ यार? किसी को तो क्लियर नहीं होना चाहिए। बताओ। आगे चलें? अगर नहीं क्लियर हुआ है, मैं फिर से कर सकता हूं। हालांकि बड़ा मैथमेटिकल टाइप मैंने कर दिया है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अगर भारत में हम मैंडेमस देखने की कोशिश करें, तो यह मैंडेमस विल नॉट लाई ओनली अगेंस्ट द ऑफिसर एंड अदर पर्संस हु आर बाउंड टू डू ए पब्लिक ड्यूटी, बट ऑल्सो द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अगला क्या हो गया? इट विल लाई अगेंस्ट ऑफिसर एंड गवर्नमेंट। तो भारत में जो मैंडेमस की स्थापना हुई है, उस मैंडेमस की स्थापना में यह सिर्फ ऑफिसर के अगेंस्ट नहीं होगा, यह सरकार के खिलाफ होगा। लेकिन हाई सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस रिफ्यूज नहीं कर सकता। हाई कोर्ट मैंडेमस रिफ्यूज कर सकता है, यह कहते हुए कि आपके पास अदर ऑप्शन, अदर लीगल रेमेडी अवेलेबल है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता है। ये मैंने पहले भी कहा था, मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं। जो रिट अवेलेबल होती है इज ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट इंफीरियर कोर्ट और अदर जुडिशियल बॉडीज। तो एक बात और आप नोट करिए, जो मैंडेमस की रिट है यह अवेलेबल है न केवल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और गवर्नमेंट को, यह अवेलेबल है अगेंस्ट इंफीरियर कोर्ट और अदर जुडिशियल बॉडीज। लेकिन शर्त क्या है? व्हेन दे हैव रिफ्यूज टू एक्सरसाइज देयर जुरिस्डिक्शन, जब वह अपने जुरिस्डिक्शन को तो क्या हो गया? मैंडेमस किसके किसके खिलाफ है? ऑफिसर, गवर्नमेंट, इंफीरियर कोर्ट्स। तो मैंडेमस ऑफिसर के भी खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ भी है और इंफीरियर कोर्ट के भी खिलाफ है। अब जब हम पर्पस देखते हैं, अब बहुत महत्वपूर्ण चीज समझने की कोशिश करते हैं कि पर्पस जो इसको इशू करने का है, पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ मैंडेमस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मैंडेमस?
हम मैंडेमस के पर्पस को समझने की कोशिश करते हैं कि पर्पस ऑफ मैंडेमस क्या है। ए, मूल अधिकारों को बाधित करने वाले, अंग्रेजी वाले चिंता न करें, हम अंग्रेजी भी बताऊंगा, करने वाले कृत्यों को रोकना। कितने लोग अंग्रेजी माध्यम के हैं इसमें? मूल अधिकारों को बाधित करने वाले कृत्यों को रोकना। तो रिट ऑफ मैंडेमस हैज द इंटेंशन restraining the public officer or government from enforcing that order against the person whose fundamental right has been infringed। तो परमादेश का रिट ऑफ मैंडेमस क्या करता है? वो रिस्ट्रेन करता है, रोकता है उस पब्लिक ऑफिसर को और गवर्नमेंट को, और इन्फोर्स करता है कि वह ऐसे काम को न करे जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है। क्लियर हो गया? बी, अगर हम यह मैंडेमस को देखने की कोशिश करें कि फंडामेंटल राइट के अलावा वह किस तरह से अवेलेबल है कोर्ट को, फंडामेंटल राइट के अलावा कोर्ट को कैसे अवेलेबल है, कोर्ट को कैसे उपलब्ध है। तो पहला क्या हो गया? मूल अधिकार को बाधित करने वाले कृत्यों को रोकने के लिए, और यदि कोई अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने से इनकार कर दे, if anybody is refused to exercise his own, if anybody is refused to perform his own duty, उन दोनों के लिए किया जाता है। अब फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के अलावा यह हाई कोर्ट को अवेलेबल है और कार्यों के लिए। पहला, enforcement of the performance of statutory duty where the public officer has got a power conferred by the constitution। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको काम करने को कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने करने को कहा है पर आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, पर आप नहीं कर रहे हो। Got it? That's clear? To enforce the performance of a statutory duty, एक स्टैच्यूटरी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जहां पर एक पब्लिक ऑफिसर को पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैच्यूट के द्वारा, तो कोर्ट इशू कर सकता है मैंडेमस उसको डायरेक्ट करता हुआ कि वह अपने पावर को एक्सरसाइज करे। अगर वह रिफ्यूज करता एक्सरसाइज करने से, अगर वह अपने पावर को एक्सरसाइज करने से रिफ्यूज करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किस संविधान ने आपको कुछ काम करने का दायित्व दिया है, उस दायित्व का निर्वहन आप नहीं कर रहे हो, तो कोर्ट आपको डायरेक्शन दे सकता है कि आप संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन करें। Meaning thereby, if a public office has got certain commitment via the constitution to perform, if that public office is not doing that commitment, then the court may direct him to perform those duties। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से न्यायालय काम करने के लिए कहता है। किसको समझ नहीं आया? तो अगर स्टैट्यूटरी ड्यूटी है वह आप नहीं करते हैं, तो यदि कृत्य करना जरूरी है तो करने के लिए आप और इसको कहिए, कृत्य करना जरूरी है और आसान करते हैं, कृत्य करना जरूरी है तो आप करो। चलो एकदम देसी भाषा करते हैं, अगर कृत्य करना जरूरी है तो आप करो। इफ यू आर obliged to do the work,
देन यू हैव डू इट। आप पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगला, असंवैधानिक काम मत करो। असंवैधानिक काम मत करो। प्लीज डू नॉट डू एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क। तो कोर्ट में डायरेक्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल, आप याद करिए पब्लिक ऑफिस, पब्लिक इंपॉर्टेंट है, ये सब नहीं है। तो डायरेक्ट टू पब्लिक ऑफिशियल और द गवर्नमेंट, नॉट टू एनफोर्स ए लॉ विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप पब्लिक शब्द का ध्यान रखिए, ये पब्लिक ऑफिस के लिए है। ये सबसे आसान क्या है, असंवैधानिक काम मत करो। तो कोर्ट, न्यायालय क्या बोलता है कि मैंडेमस इशू कब होता है, कि वह कंपेल करता है कि आप ऐसा काम मत करो कि जो असंवैधानिक हो। तो रिट विल ऑल्सो लाइव टू कंपेल एनी पर्सन टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी वेयर द ड्यूटी इज इंपोज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द पॉइंट, द एवर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कि वह डायरेक्ट करे कि आप असंवैधानिक काम मत करो। अब अगला हो गया क्लियर? किसके खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं हो सकता? किसके खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं हो सकता? किसके खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं हो सकता? अगेंस्ट whom मैंडेमस विल नॉट बी ग्रांटेड। ए, प्रेसिडेंट, गवर्नर। ये आर्टिकल 361 से आया है। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं हो सकता। दूसरा, प्राइवेट इंडिविजुअल। दूसरा क्या है? प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं हो सकता है। पहला क्या हो गया कि प्रेसिडेंट और राज्यपाल के खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं हो सकता है। दूसरा, प्राइवेट इंडिविजुअल और जो बॉडी इनकॉर्पोरेट है, जहां पर स्टेट का कोल्यूजन नहीं है। प्राइवेट इंडिविजुअल है या बॉडी इनकॉर्पोरेट है, जिसमें स्टेट का कोल्यूजन नहीं है, मतलब स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। जहां पर स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है या बॉडी इनकॉर्पोरेट है जिसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, राज्य इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें राज्य की सहभागिता नहीं है, उसके खिलाफ इशू नहीं हो सकता है। तो अगर हम देखें तो मैंडेमस का पहला क्या हो गया कि राष्ट्रपति और गवर्नर के खिलाफ नहीं इशू होगा। दूसरा क्या हो गया, वह प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी इनकॉर्पोरेट के खिलाफ नहीं होगा। जहां पर स्टेट कल्यूजन में अगर स्टेट शामिल हो गया है तब वह इशू हो जाएगा। क्लियर हो गया? प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइवेट इंडिविजुअल, बॉडी इनकॉर्पोरेट। थोड़ा क्या है, 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। वी विल अगेन स्टार्ट आफ्टर 10 मिनट। बहुत लंबा क्लास नहीं चलाते, थोड़ा सा आप लोगों को रेस्ट दे देते हैं, क्लास काफी लंबी चल चुकी है। वी विल अगेन असेंबल आफ्टर द 10 मिनट्स। तो 10 मिनट बाद क्लास फिर शुरू करते हैं।